उधर भटक रही होती है, पर उन्हें रहने का कहीं कोई इंतजाम नहीं मिल रहा। तभी निशा की नजर एक टूटी टंकी पर पड़ती है। हाँ जी, वो देखिए वो टूटी टंकी। ठंड बहुत ज्यादा है। हम सब उस टूटी टंकी के अंदर बैठकर रात गुजार लेते हैं। आह, बहू टंकी तो टूटी है, उसमें हम कैसे रात गुजारेंगे। हाँ जी, आप भूल गई आपकी बहू जुगाड़ू है। आप सब उस टंकी में बैठे, मैं अपनी खराब साड़ी से उस टंकी को कवर कर दूंगी ताकि हवा अंदर ना आए। निशा के कहने पर सब एक एक करके उस टूटी टंकी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और निशा बाहर से पूरी टंकी को साड़ी से कवर कर देती है और खुद भी साड़ी उठाकर टंकी के अंदर जाकर बैठ जाती है। इस तरह पूरा परिवार टंकी में बैठकर रात गुजारता है और सुबह होते ही सुबह हो चुकी है। हमें अपने रहने का कोई इंतजाम करना पड़ेगा। बहू, यहाँ तो सबको पता है कि हम गरीब सास बहू के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या पता यहाँ हमें कोई रहने के लिए अपना घर किराए पर ना दे, इसलिए दूसरे गांव चलते हैं। क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। पर मैं सोच रही थी कि ये टंकी भी साथ ले चलते हैं। इसमें रात गुजारने से काफी राहत मिली है। अगर हमें आज भी रहने का ठिकाना नहीं मिला तो ये टंकी हमारे काम आएगी। इस तरह पांचों बहू गोपाल और सुमित्रा के साथ आगे बढ़ती है और चलते चलते हाईवे पर पहुंच जाती है, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था सिवाय एक मोटे से पेड़ के। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद होता है, जिसे देख गोपाल जल्दी से उस छेद में चला जाता है और सबको आवाज देते हुए कहता है, हाँ देखो, इस पेड़ में कितना बड़ा होल है। इसमें हम सब आराम से बैठ सकते हैं और ये बहुत गर्म भी है। मैं और नहीं चलूंगा, मैं तो यही आराम करूंगा। हाँ, माँ जी, गोपाल बिल्कुल सही कह रहा है। ये होल तो सच में बहुत बड़ा है और ये पेड़ भी कितना मोटा है। इस ठंड में भटकने से अच्छा है कि क्यों ना हम इस पेड़ को भी अपना घर बना लें। और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, हमें यहाँ से कोई नहीं भगा पाएगा। अनिका, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर मैं क्या सोच रही थी कि हम पेड़ घर में खाना नहीं बना सकते, तो क्यों ना इस टंकी को हम अपनी रसोई बना लें। तुम पांचों ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? माँ जी, जब आपकी पांच जुगाड़ू बहू है तो सब कुछ मुमकिन है। दीदी, आप थोड़ी सी मिट्टी खोद कर ले आओ, जब तक मैं आसपास की कबाड़ी की दुकान से जाकर आरी कुल्हाड़ी जैसे कुछ औजार का इंतजाम करती हूँ। और पूजा दीदी, आप कहीं से गोंद का इंतजाम कर लो ताकि टंकी को चिपका सके। अनिका का आइडिया सारी बहू को बहुत अच्छा लगता है। अब एक बहू गांव में जाती है और एक कबाड़ी की दुकान से कुछ लोहे के औजार बनाने का सामान लेकर आती है, तो कुछ बहू मिट्टी लेकर आती है और एक बहू गोंद। इस तरह पांच बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं और 4 दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका पेड़, घर और टंकी की रसोई तैयार नहीं होती। जिसके बाद सुमित्रा भी अपनी बहू की मदद करती है और आज रात काम खत्म करने के लिए सुमित्रा मशाल जला देती है और रात भर में उनका पेट, घर और टंकी में रसोई बनकर तैयार हो जाती है। दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमारा पेड़ घर कब बनकर तैयार होगा? बेटा, हमारा पेड़ घर तैयार हो चुका है, घर में चलते हैं। पर माँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। बेटा तू चिंता मत कर, निशा बहू तो यहीं रहे। मैं तेरी चार देवरानी के साथ कहीं से खाने का जुगाड़ करके आती हूँ। आखिर मैं भी तो पांच जुगाड़ू बहू की सास हूँ, कुछ जुगाड़ तो मैंने भी सीख लिए हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी 4 बहू के साथ फिर से गांव जाती है और वो सब किसी से दाल, किसी से चावल तो किसी से तेल मांगकर वापस अपने पेट घर आती है और टंकी की रसोई में मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें खाना बनाती है। चाची, हमारी टंकी की रसोई तो हमारे इस घर से भी ज्यादा अच्छी है। और पेड़ घर कैसा लगा? जब तक तुम्हारे पापा चाचा शहर से वापस नहीं आते, हम सब अब इसी पेड़ घर में रहेंगे और टंकी की रसोई में खाना बनाएंगे। बस वो दिन जल्दी आ जाए। पर बहू, मेरे बेटे हमें ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए हमें अपने गांव में काम देखना होगा, क्योंकि हम सारी जिंदगी पेड़ घर में तो नहीं बिता सकते। पूरा परिवार अपनी दयनीय हालत देखकर बड़ा ही दुखी होता है और सब खाना खाकर अपने पेड़ घर में सोने के लिए जाते हैं और अगली सुबह पांचों बहू सास अपने पेड़ घर में बैठे काम की बातें कर रहे होते हैं। माँ जी, हम सब गांव में जाकर काम नहीं कर सकते। गोपाल अभी छोटा है, इसलिए आप गोपाल के साथ इस पेड़ घर में रहिए। बाहर ठंडी ज्यादा है, हम पांचों बहुएं कहीं काम का जुगाड़ करती हैं जब तक हमारे पति नहीं मिल जाते। हमें ही काम करना होगा। ठीक है बहू, तुम पांचों गोपाल की फिक्र मत करो, मैं गोपाल को लेकर तेरे घर में ही रहूंगी। पर माँ जी, उससे पहले मुझे अपने पेड़ घर में सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह बनानी होगी। रात में सोते हुए दिक्कत आती है। इतना बोलकर पांचों बहुएं अपने पेड़ घर से बाहर निकलती हैं
अब एक बहू उस पेड़ की शाखा की लकड़ियां तोड़ती है और दूसरी बहू मिट्टी गीला करके उस लकड़ी पर लगाती है और उस लकड़ी को एक छोटे से बॉक्स का आकार दे देती है और लकड़ी मिट्टी की मदद से बॉक्स बनाकर उसे घर में ले जाती है और अपने सारे कपड़े उस बॉक्स में रख देती है। कपड़े रखने का तो जुगाड़ कर लिया, पर रोज मांग कर खाना नहीं खा सकते। और यहाँ कोई पेड़ पौधे भी नहीं है कि उनसे फल सब्जी जमा कर सके या खेती कर सके, इसलिए हमें अब अपने गांव जाकर काम की तलाश करनी होगी ताकि हम अपनी रोजी रोटी चला सके। हाँ जी, अब समय आ गया है कि हम पांचों बहू गांव में जाकर काम देख सके और आप हमारे पेड़ घर में रहकर गोपाल की देखभाल कर सके। गोपाल बेटा, दादी को परेशान मत करना, बहुत ठंड है। अब पांच बहू अपनी सास और गोपाल को पेट घर में अकेला छोड़कर गांव में काम करने जाती है और पांच बहू को अलग अलग जगह पर काम मिल जाता है। एक बहू फैक्ट्री में काम करती है तो एक बहू कोठी में तो एक बहू दुकान में। इस तरह समय बीतता है और इस ठंड में वो अपनी सास के साथ फिर घर में रहती है और टंकी की रसोई में खाना बनाती है। 1 महीना हो गया इस कपकपाती ठंड में हमें पेड़ घर में रहते हुए और इस टंकी में खाना बनाते हुए, पर अब तक हमें हमारे पति का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हमारे पति हमसे मिलेंगे। बहू, तुम हिम्मत मत हारो, हमें एक साथ इस मुसीबत का भी सामना करना है। निशा अपनी चारों देवरानी के साथ खाना बनाकर अपने पेट घर में जाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह भी सब फिर काम के लिए जाते हैं और तभी निशा की टक्कर उसके पति अरविंद से होती है। अरे निशा, तुम आखिर मुझे मिल ही गई। मैं अपने घर गया था पर वहां कोई नहीं था। तुम, गोपाल, बच्चे और बाकी सब लोग कहाँ हो? अरविंद, मैं आपको क्या बताऊं, आपके जाने के बाद हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया और हमें एक पेड़ घर में रहना पड़ा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। निशा अपने पति और चारों देवर को अपने साथ अपने पेट घर में लाती है, जहाँ पेट घर और टंकी की रसोई देखकर वो चारों हैरान हो जाते हैं और निशा उन्हें सारी बात बताती है। इसके बाद अरविंद अपने परिवार से कहता है, बस, इस ठंड में बहुत संघर्ष कर लिया आप लोगों ने। शहर में हमें नौकरी मिल चुकी है और हम सबको लेने के लिए आए हैं। अभी पेट घर खाली कर दीजिए और टंकी की रसोई को भूल जाइए। अब से हम शहर में रहेंगे। इस तरह सुमित्रा के 5 बेटे आकर अपनी बीवी, माँ, बच्चे को इस ठंड में शहर ले जाता है और वहीं रहते हैं और अपनी जुगाड़ू तरीके को वहां पर भी जारी रखते हैं, जिससे बहू को रहने में बहुत सहायता मिलती है। क्या क्या सोच कर आई थी मैं अपने ससुराल में कि गरीबी में ही सही, लेकिन कम से कम खुश तो रहूंगी। लेकिन खुशी तो मेरी जिंदगी से ही बिल्कुल खत्म हो गई है। जब से आई हूँ तब से रो ही रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि महल की बेटी की भी ऐसी किस्मत हो सकती है, और आज कम से कम इस ठंड में तो यूं तड़पना नहीं पड़ता। ऐसा क्या कारण था जो महल की बेटी होकर भी कनिका इस गरीब परिवार में शादी की थी और क्यों कनिका आज अपने इस फैसले पर इतना पछता रही थी? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कनिका बेटा, मैं अभी बाहर से आया तो देखा कि गार्डन में कुछ वर्कर्स तुम्हारी कार में कुछ काम कर रहे हैं। तुमने कुछ टाइम पहले ही तो अपनी न्यू कार ली थी, क्या उसमें कुछ खराबी आ गई है? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक नई कार का ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं पापा, वो क्या है ना, ठंडी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैंने अलग से कार में हीटर लगवा लिया है। अब मुझे कार ड्राइव करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कनिका जैसे ही गार्डन में जाती है तो देखती है कि उसकी न्यू ब्रांड कार में अब हीटर लग चुका है। कनिका अपनी गाड़ी में बैठती है और एक पार्क के बाहर जाकर रोकती है, जहां पर भी परवीन नाम का लड़का कनिका की गाड़ी में आकर बैठता है। तुम्हारी गाड़ी इतनी गर्म क्यों हो रही है? मैंने इसमें हीटर लगवा लिया है, तुम्हें काफी ठंड लगती है ना, इसीलिए। जो काम मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था, वो काम तुम मेरे लिए कर रही हो। कनिका, तुम क्या सच में मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम्हें मेरी और अपनी हैसियत का अंदाजा तक नहीं है? तुम कहाँ महलों की रानी और मैं। चुप हो जाओ, इसके आगे एक और शब्द मत कहना। प्रवीण, ना जाने कब लेकिन वो तुमसे प्यार कर बैठी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं तो सोच रही हूँ कि मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता दूँ ताकि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर सके। महल की बेटी होने के बावजूद भी कनिका एक परवीन नाम के गरीब लड़के से बेहद प्यार करती थी। कनिका कुछ दिनों में परवीन के बारे में अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर कनिका के माता पिता उस पर काफी गुस्सा करते हैं। कनिका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? महलों की बेटी होकर तुम गरीब झोपड़ी में जाना चाहती हो? उस लड़के की हैसियत क्या है? उससे अमीर तो हमारे घर में काम करने वाले नौकर है। तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उस गरीब से शादी करने की। कल ही तुम्हारे लिए एक बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है, तो उसे हाँ बोल दो। पापा, मैं प्रवीण से बहुत प्यार करती हूँ
और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रवीण से ही, और किसी से नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। कनिका अपने माता पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ परवीन के पास आ जाती है और अब दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और परवीन कनिका को उसके गरीब ससुराल में रह जाता है। कनिका सबसे मिलती है और वो सब उसे काफी प्यार भी करते हैं। कितनी खुश नसीब हूँ मैं। गरीब ससुराल में आने के बावजूद भी कितनी खुश हूँ। मेरी सास ननद मुझे कितना प्यार कर रही है। लगता है प्रवीण से शादी कर मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। कनिका अपने गरीब ससुराल में आकर खुश तो थी, लेकिन क्या उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक रह पाएगी या नहीं? कनिका बहू, मैंने चटाई बिछा दी है और उसके ऊपर ये चादर, साथ में ये रजाई भी रख दी है। तुम और प्रवीण इस तरफ सो जाना, मैं और शालू उस तरफ सो जाएंगे। क्या इतनी ठंड में मुझे जमीन पर सोना होगा? आपके घर पर कोई बेड नहीं है क्या? भाभी, पहले खटिया थी लेकिन वो भी टूट गई, इसलिए अब हम सब जमीन पर ही सोते हैं। और हाँ, सुबह उठने में देरी मत करना। कुएं से पानी भी भर कर लाना है, वरना 7 बजे तक वो कुएं के पास लंबी लाइन लग जाती है। अपनी नंद और सास की बात सुनकर कनिका काफी सोचती है। उसके बाद जैसे तैसे कर जमीन पर लेट जाती है और उसे रजाई को खोलती है। लेकिन जैसे ही कनिका उस रजाई को खोलती है तो देखती है कि वो रजाई जगह जगह से फटी हुई है और उसमें से ठंडी ठंडी हवाएं रजाई के अंदर आ रही है। हे भगवान, ये रजाई तो कितनी जगह से फटी हुई है। अब इस फटी रजाई में मैं कैसे सोऊंगी? किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। इतनी ठंड में उस फटी रजाई में बस करवटें बदलती है और अपने बीते हुए कल को याद करती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इस बार ये खास मखमल की रजाई बनवाई है। ये काफी मुलायम और गर्म है। थैंक यू माँ। तुम हर साल मेरे लिए नई मखमल की रजाई बनाती हो, और इन मखमल की रजाई में तो बड़ी आराम से नींद आती है और जरा भी ठंड नहीं लगती। अपने मायके की मखमल की रजाई को याद करते हुए बेचारी बहू को अपने ससुराल की फटी रजाई में परेशानी होती रहती है। सुबह होते ही शालू कनिका को कड़कड़ाती ठंड में अपने साथ कुएं के पास ले जाती है और अब दोनों नंद भाभी कुएं से पानी भरकर घर लाती है। कल सारी रात मुझे ठंड में नींद नहीं आई। उस फटी रजाई में मैं अपना गुजारा नहीं चला सकती। प्लीज तुम मेरे लिए एक नई रजाई ले आओ। कहाँ से लेकर आऊं? कनिका, तुम्हारे लिए नई रजाई? तुम तो जानती हो कि अभी अभी मेरी फैक्ट्री में नौकरी लगी है। मालिक से एडवांस भी नहीं ले सकता। बस 1 महीने के बाद तुम गुजारा कर लो, जैसे तुमने कहा वैसे ही सैलरी मिलेगी ही। तुम्हारे लिए रजाई नहीं ले आऊंगा। परवीन की बात सुन कनिका काफी उदास हो जाती है और उस फटी रजाई में गुजारा करने लगती है। जहाँ कभी कनिका उस फटी रजाई के अंदर से आ रही ठंडी हवा से परेशान थी, तो कभी कनिका उस फटी रजाई में से नींद में अपने हाथ पैर बाहर निकाल लिया करती, जिसके चलते ठंड से कनिका के हाथ पैर सुन्न हो जाया करते थे। क्या मुसीबत है। इस फटी रजाई वाले ससुराल में तो मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सारे हाथ पैर बिल्कुल ठंड के मारे सुन्न हो गए हैं। मैं अपने महल वाले मायके में कितना खुश थी। कनिका एक बार फिर अपनी महल वाले मायके की यादों में खो जाती है। इस कड़कड़ाती सर्दी में हीटर के सामने रजाई ओढ़कर गर्मा गर्म मैगी खाने का तो अलग ही मजा है। इस सर्दियों का मौसम तो मेरा मनपसंद मौसम है। खाओ पियो रजाई में घुसे रहो, और क्या चाहिए किसी को। जहाँ कनिका को शादी से पहले सर्दियों का मौसम काफी पसंद था, वहीं अब अपनी फटी रजाई वाले ससुराल की वजह से कनिका को सर्दी के मौसम से नफरत होने लगी थी। अपनी फटी रजाई से इतनी परेशान हो जाती है कि वो अब घर में रखी छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से अपनी रजाई के फटे हिस्सों को सिलने लगती है। चलो, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ठंड तो रुकेगी। कनिका अपनी रजाई को ओढ़कर सो ही रही होती है कि तभी शालू आती है और कनिका से उसकी रजाई ले लेती है। आपने तो रजाई को सिलकर कितना अच्छा बना दिया। ये रजाई मैं और माँ ओढ़ लेंगे। वो क्या है ना, माँ के घुटनों में बड़ा दर्द होता है, तो उनसे बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। माधवी शालू उस रजाई को ओढ़कर सो जाती है। वहीं बेचारी कनिका ठंड से कंपकपाने लगती है और अपनी सास और नंद की फटी हुई रजाई को देखकर रोने लगती है। मेरी सास और ननद ने तो नाक में दम करके रख दिया है। कितनी मुश्किल से एक रजाई सिली थी, उसे भी इन लोगों ने छीन लिया। अब क्या बाहर आंगन में जो बोरे पड़े हैं उन्हें ओढ़कर सो जाऊं? अगले दिन कनिका ठंड से परेशान होकर बाहर आंगन में रखे हुए कुछ बोरों की एक चादर बनाकर उसे ओढ़कर बैठ जाती है, जिसे देख शालू और माधुरी उस पर हंसने लगती है। ये क्या कनिका बहू, तुम तो सड़क पर बैठने वाली भिखारी लग रही है। बिल्कुल, बस हाथ में कटोरा और ले ले। लेकिन आपने ये बोरी की चादर क्यों ओढ़ रखी है? अपनी सास और नंद को अपने ऊपर यूं हंसते देख अब कनिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो उन दोनों पर भड़क पड़ती है। बस करिए आप दोनों। मेरी जो ये हालत है ना, उसकी जिम्मेदार आप हैं।
कहाँ मैं महलू की बेटी मखमल की रजाई उड़ा करती थी और कहाँ अपने अपनी फटी रजाई में ससुराल में यूं ठंड में तड़प रही हूँ। कितनी मुश्किल से कतरन से रजाई को सिला था, लेकिन वो भी आप लोगों ने ले ली। कभी इस फटी रजाई से ठंडी हवा आती है तो कभी हाथ पैर बाहर निकल आते हैं। तो अब क्या करूं? बोरा ओढ़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा है मेरे पास? अपनी सास नंद को